हेलो बच्चों, वेलकम टू डीसी लाइन आरएम सीरीज में आपका स्वागत है। मेरे सीएमए के प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 4। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक से देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारा है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, जो भी इस वीडियो पे आया है, आई होप आप पहले के सारे टॉपिक्स कवर करते हुए आ रहे हो। ठीक है, सीक्वेंस में चल रहा है पूरा चैप्टर, पहले सारी वीडियोस देखते हुए आएंगे। ठीक है ना, ताकि आप सीक्वेंस को समझ सको कि चैप्टर में क्या चल रहा है, तभी आप अपने टॉपिक से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जब आप किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो, उस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। अब नॉट ओनली गुड्स, सर्विसेज का भी हो सकता है ना, सर्विसेज का भी तो प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन मींस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड और फॉर सेल इन द मार्केट। अब इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गुड्स। जरूरी नहीं है सिर्फ मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स भी इसका पार्ट हो सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारे कौन से 4 फैक्टर्स होते हैं बच्चों? शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक होता है लैंड, फिर होता है लेबर, देन कैपिटल एंड देन मेरे बच्चों एंटरप्रेन्योर। राइट, तो ये 4 हमारे पास होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन होती है। इन्हीं के बारे में बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले लैंड, मतलब ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, क्लाइमेट, ये सब आ जाएगा। लैंड का मतलब सिर्फ एक सॉइल नहीं हुआ ओनली, उसके से मिलने वाला वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, क्लाइमेट, सब कुछ। फीचर्स, एक गिफ्ट ऑफ नेचर है, कोई मैन मेड चीज नहीं है, नेचर से मिला है। लिमिटेड इन सप्लाई, यानी कि फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, ये अबंडेंट है, फिक्स्ड लिमिट है। इमोबिल है, कैन नॉट बी मूव्ड फिजिकली, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता। सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स, सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। फिर डिफर्स इन फर्टिलिटी, अलग अलग जगह फर्टिलिटी अलग अलग हो सकती है, क्वालिटी वाइज अलग अलग हो सकता है, वैसे सेम ही होता है ना। लेबर की बात करें, फिजिकल प्लस मेंटल एफर्ट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द इनकम। जरूरी नहीं है सिर्फ फिजिकल, मेंटल एफर्ट्स भी अगर किसी काम में लग रहे हैं तो वो भी एक लेबर है। किस लिए होता है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ इनकम, फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, फॉर अर्निंग ऑफ इनकम। ठीक है ना। फीचर्स में किसी भी लेबरर के अंदर से उसका लेबर अलग नहीं करा जा सकता, कोई काम किसी इंसान से उससे अलग नहीं कर सकते, वो उसके अंदर ही रहेगा जब वो करेगा। यानी कि किसी काम को करने के लिए काम करने वाले की जरूरत है। राइट, तो इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबर, कैन नॉट सेपरेट वर्क फ्रॉम द वर्कर। राइट, पेरिशेबल है, इफ नॉट यूज टुडे लॉस्ट फॉर एवर। अभी और अगर काम कर दिया तो खत्म, और नहीं करा तो वैसे भी वो कोई स्टोर थोड़ी हो सकता है। तो इट इज अ पेरिशेबल थिंग। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई करो, मैं आपको बता दे तो भी क्या होता है। एट हायर वेजेस प्रेफर लेजर्स, क्योंकि क्या होता है बच्चों, देखो इनिशियली जब आप वेजेस बढ़ाते हो, अगर मैं यहां पर वेजेस लूं और सप्लाई लूं, तो इनिशियली आप जैसे जैसे वेजेस बढ़ाओगे सप्लाई बढ़ता रहेगा, है ना। तो सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको। लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, आप वेजेस तो बढ़ा रहे हो लेकिन जो उसका सप्लाई है वो इतना नहीं बढ़ रहा होगा, यानी कि सर्विसेज लेबर की इतनी नहीं होगी। उसको दिख रहा होगा वेजेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो वो लेजर टाइम प्रेफर करना शुरू कर देगा और अल्टीमेटली उसका सप्लाई कर्व पीछे की तरफ बेंड हो जाएगा। तो देखो इनिशियली तो आपको दिखेगा लेबर के वेजेस के साथ साथ सप्लाई बढ़ रहा है। फिर एक पॉइंट क्या आएगा कि जहां पर कांस्टेंट होने लग गया कम। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वेजेस आपने बढ़ाए लेकिन सप्लाई बढ़ने की बजाय कम हो गया, देखो पीछे की तरफ आ गया। राइट, तो दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। अगर आप कंटिन्यूअसली वेजेस बढ़ाते रहोगे तो लेजर टाइम बढ़ता रहेगा और अल्टीमेटली फिर क्या होगा, वेजेस के साथ प्रोपोर्शनेटली जो उसका सप्लाई है काम करने का वो कम हो जाएगा। तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ठीक, फिर आता है वीक बार्गेनिंग पावर, पेरिशेबल नेचर, यानी जो लेबर है उसके अंदर वीक बार्गेनिंग पावर है। वो ऐसा नहीं है कि अपने मन चाहिए इनकम मान सकता है, जो सामने से ऑफर होगी या जो मार्केट सिनेरियो होगा, जो भी रेट चल रहा होगा वो उसको मिलेगा और वही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राइट, फिर आता है डिफर इन एफिशिएंसी, हर एक वर्कर की, हर एक लेबर की एफिशिएंसी अलग अलग होती है, हर कोई अलग एफिशिएंसी के साथ काम करता है कि नहीं। फिर आता है बच्चों कैपिटल, जो अगला हमारा फैक्टर है। अब पैसा भी तो चाहिए प्रोडक्शन के लिए। सो मीनिंग क्या है, मैन मेड गुड्स यूज टू प्रोड्यूस दी अदर गुड्स लाइक मशीनरी, टूल्स, रॉ मटेरियल एंड मनी यूज फॉर दी प्रोडक्शन, दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ कैपिटल। ये सब कैपिटल के अंदर आता है। फंक्शंस क्या है, सप्लाइज टूल्स एंड मशीन्स, इंप्रूव्स दी लेबर प्रोडक्टिविटी, जब पैसा लगेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सप्लाइज दी रॉ मटेरियल और कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू मशीन्स में ऑल्सो रिप्लेस दी लेबर, 2 मशीन्स भी रिप्लेस कर सकती है कि नहीं। प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाइक रोड्स एंड रेलवेज, एनेबल्स दी एडवांस पेमेंट टू फैक्टर्स लाइक वेजेस एक्सेट्रा। तो जब कैपिटल का यूज होता है तो ये सारी चीजें हमारे काम करती है। ठीक है बच्चों, चलो फिर आता है एंटरप्रेन्योर। अब जो मेन पर्सन है जिसका स्किल लग रहा है इन तीनों चीजों को, लैंड, लेबर और कैपिटल को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, जिस पर्सन का सबसे ज्यादा स्किल्स यूज हो रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर। ठीक है, या ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं।
पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज द प्रोडक्शन, टेक रिस्क एंड मेक्स डिसीजन, जिसके सारे रिस्क होते हैं, जो सारे डिसीजन वही लेता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। फंक्शंस यानी कि इनिशिएट द बिजनेस, मोबिलाइज द फैक्टर्स, अब फैक्टर से सारे इधर उधर उन सबको चैनलाइज भी तो करना है एक जगह, तभी तो प्रोडक्शन होगी। मेक्स द मेजर डिसीजन, व्हाट, हाउ मच एंड प्राइस, ये सारे डिसीजंस कौन लेगा? एंटरप्रेन्योर लेगा। चूजेस द टेक्नोलॉजी एंड कंबाइंस फैक्टर्स एफिशिएंटली, फिर इनोवेट्स न्यू मेथड्स और न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेट्स भी करता है। अब इनोवेशन क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग इन्वेंशन है या एग्जिस्टिंग चीजें उसके अंदर नई नई चीजों का इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। पेज रिवॉर्ड टू फैक्टर्स एंड बियर्स दी प्रॉफिट और लॉस, रिवॉर्ड भी पे करता है फैक्टर्स को। फैक्टर्स को रिवॉर्ड मतलब लैंड के लिए चला जाएगा रेंट, लेबर को वेजेस मिलेंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट जाएगा, तो जो भी है सारे फैक्टर्स के लिए रिवॉर्ड, और सारा जो प्रॉफिट या लॉस है वो खुद बियर करता है। प्रॉफिट होगा तो उसका होगा, लॉस होगा तो वो भी उसी का होगा, ठीक है बच्चों। चलो जल्दी से कंपैरिजन देख लेते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का। ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, गिफ्ट ऑफ नेचर, फिक्स, इमोबिल, वेरीज इन फर्टिलिटी, ये सारी बातें पढ़ी हमने। लेबर एक ह्यूमन एफर्ट है विच इज पेरिशेबल, इनसेपरेबल और बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व होता है। कैपिटल क्या है? मैन मेड एड्स टू द प्रोडक्शन, एनहांसेस प्रोडक्टिविटी, सप्लाइज रॉ मटेरियल और टूल्स, जब पैसा लगेगा तभी तो चीजें आएंगी। एंटरप्रेन्योर क्या? एक ऑर्गेनाइजर या रिस्क टेकर है, इनोवेट्स या डिसाइड्स या पेस फॉर द फैक्टर्स एंड बियर्स द रिस्क। सारे कंपैरिजन समझ आ गए बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। आगे देखते हैं, अब आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब अगर हम प्रोडक्शन की बात कर ही रहे हैं तो क्या समझना है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि अगर हम एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर स्टडी करें इन शॉर्ट रन, मींस कि अगर शॉर्ट रन यानी कि शॉर्टर ड्यूरेशन, अगर हम किसी प्रोड्यूसर का बिहेवियर देखते हैं कि विद इन 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के अंदर, अगर वो अपने फैक्टर्स की बात करें, पहले अगर देखो शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर्स भी होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं, है कि नहीं? कहने का मतलब, आपने जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट करी, आपने बिजनेस स्टार्ट किया प्रोडक्शन का, आपने एक मशीनरी ली, ठीक है बच्चों। अब वो जो मशीनरी है वो आप, ऐसा तो नहीं होगा कि आप डेली परचेस करोगे मशीनरी है, हर एक महीने बाद परचेस कर लोगे। एक नेचुरल बिहेवियर की बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की, क्योंकि मशीनरी है, प्लांट एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, एक बड़ी चीज होगी, तो आप उसको जनरली कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद, 5 साल 10 साल बाद, जब आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा तब आप उसको लोगे न्यू, नहीं तो आप उसी मशीन से वर्क करोगे स्टार्टिंग में, है कि नहीं? एक रैशनल बिहेवियर यही होता है। तो यानी कि शॉर्ट रन में हमारे पास कुछ चीजें फिक्स होती हैं और कुछ वेरिएबल, लाइक लेबर और रॉ मटेरियल। अभी हम सिर्फ लेबर पे फोकस करेंगे। लेबर जैसे क्या है? वेरिएबल, जितना ज्यादा लेबर लगाओगे उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कम होगा तो कम होगी, है ना? तो शॉर्ट रन में हम बात कर रहे हैं कि फिक्स्ड है सारे फैक्टर्स और एक वेरिएबल मान रहे हैं, दैट इज लेबर, ठीक है? तो होता क्या है अगर हम एक एक करके लेबर को बढ़ाते रहे तो प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन पे क्या बिहेवियर या क्या पैटर्न देखने को मिलेगा, समझते हैं। इनिशियली तो क्या होगा, आपने एक मशीन लगाई, उसके ऊपर आप एक एक करके लेबर को बढ़ा रहे हो, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, कैओस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जगह उतनी है, मशीन उतनी है एक ही, और आप उस पर लेबर बढ़ाते जा रहे हो कॉन्टिन्यूसली, तो एक कैओस क्रिएट होगा, और जो लोग पहले एफिशिएंटली काम कर भी रहे थे वो भी, उनकी भी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। और फिर क्या होगा, कुछ ऐसे वर्कर्स आ जाएंगे जो काम नहीं कर रहे, सिर्फ घूम रहे, सिर्फ कैओस क्रिएट कर रहे हैं, तो उनकी वजह से जो वर्कर्स एफिशिएंट थे उनकी भी एफिशिएंसी का लॉस होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यानी अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी फॉल होगी, क्योंकि आप अपने फिक्स फैक्टर को इंक्रीज नहीं कर रहे, आप मशीन को और जगह को नहीं बढ़ा रहे, और उसी जगह पे एक एक करके लेबर को बढ़ाते जा रहे हो। तो यही जो मैंने आपको पूरा बताया ना बेटा, यही होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है? अब डिटेल में देखते हैं क्या पर्पस है। हेल्प्स द फर्म डिटरमाइन ऑप्टिमल आउटपुट लेवल फॉर मैक्सिमम आउटपुट। दो मेन लॉ हम पढ़ेंगे, एक तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो ये है, और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो आएगा लॉन्ग रन के लिए। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं शॉर्ट रन वाले की, ठीक है जी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि शॉर्ट रन लॉ है, ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्योंकि एट द एंड क्या होती है, प्रोडक्टिविटी डिमिनिश होती है। propounded by एल्फ्रेड मार्शल, किसने फाइंड किया था? एल्फ्रेड मार्शल ने। डेफिनेशन, व्हेन वन फैक्टर दैट इज वेरिएबल इज इंक्रीज्ड व्हाइल अदर आर फिक्स्ड, आउटपुट इनिशियली तो इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद क्या होगा, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा, एंड मे इवेंचुअली बिकम्स नेगेटिव, और अल्टीमेटली बाद में क्या हो जाएगी, नेगेटिव प्रोडक्टिविटी, यानी कि फॉल हो जाएगी प्रोडक्टिविटी। तो की आइडिया क्या है इन द शॉर्ट रन, सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड दैट इज लैंड एंड मशीनरी, एंड सम आर वेरिएबल दैट इज लेबर। तो यही सारी बातें करी मैंने, कुछ नया तो नहीं आया। आगे देखते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट कैसे होगा बेटा, अगर आप सारे मार्जिनल प्रोडक्ट को प्लस कर देंगे तो टोटल प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। तो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल द यूनिट्स इन द इनपुट, और एवरेज क्या होगा, अगर हम इसको ठीक से लिखें यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। जितना भी आपका टोटल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। और इसके अंदर आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, एग्जांपल लेबर, यहाँ पर जो हमारा जो पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट है वो क्या है, हमारा लेबर है। तो इस आउटपुट की जगह हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, लेबर, कि जैसे भी आप जैसे जैसे आप एक एक लेबर बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है कि नहीं। या फिर आप इसको चेंज ना करके बच्चों, चेंज तो हम जनरली मार्जिनल के लिए यूज करते हैं, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो
अपना टीपी डिवाइडेड बाय एल, कि जो भी टोटल प्रोडक्टिविटी है और उसके लिए आपने टोटल लेबर कितना लगाया, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप चेंज मेजर करोगे तो चेंज वाला जो कंसेप्ट है वो मार्जिनल में चला जाता है, वो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, ठीक है ना। चेंज वाला हम लिख सकते हैं मार्जिनल के लिए कि चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, ठीक है ना। मार्जिनल के लिए चेंज यूज होता है। अच्छा, और मार्जिनल क्या होता है? एडिशनल। जब भी आप एडिशनल लेबर लगा रहे हो तो उससे एडिशनल प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है। तो किसी भी लेवल का अगर आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जानना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उस लेवल की टोटल प्रोडक्टिविटी लोगे और माइनस कर दोगे उससे पहले वाली टोटल प्रोडक्टिविटी, राइट। अगर आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जानना चाहते हो कि 10 लेबर्स लगा के कितनी हुई, तो आप 10 लेबर्स का टोटल प्रोडक्ट लोगे, जितनी टोटल प्रोडक्टिविटी हो रही है 10 लेबर्स की, माइनस कर दोगे उसमें से टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ 9 लेबर्स, तो क्या होगा, 10th लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हुई है, यानी जो एडिशनल प्रोडक्टिविटी हुई है 10th लेबर रखने से, 10th लेबर के रखने से, वो निकल आएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर आपको निकालनी है तो टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, ठीक है बच्चों। और या फिर आप कह सकते हो चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। चलो आगे देखते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, एडिशनल आउटपुट फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट। जब भी आप कोई वेरिएबल इनपुट एक भी अगर बढ़ाते हो तो आपकी एडिशनल आउटपुट क्या होती है, ठीक है ना। चलो, जो 3 स्टेजेस की हमने बात करी उसका डायग्राम देखते हैं जल्दी से। ये आपको नजर आ रहा है, इंक्रीजिंग स्टेज से बढ़ा पहले टीपी, फिर ये आया पॉइंट जहां से थोड़ा सा बेंड होना शुरू हुआ, है ना। तो ये हमारी यहां तक पूरी फर्स्ट स्टेज होगी। फिर इसका डिमिनिशिंग रेट स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम पॉइंट आया और फिर ये अल्टीमेटली फॉल हो गया। फिर अल्टीमेटली क्या हो गया, फॉल। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, इनिशियली बढ़ रहा है और जहां पर ये सेकंड स्टेज आया जहां से इसका डिमिनिशिंग रेट स्टार्ट हुआ है, वहां पे आके क्या हो गया, ये बेंड हो गया और नीचे गिर गया, ठीक है ना। हम अपनी स्टेज 1 मान सकते हैं यहां से, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से मान सकते हैं फर्स्ट स्टेज। ये तो हमारा दूसरा पॉइंट है, इसको छोड़ देंगे। तो स्टेज 1 से क्या होगा हमारा, ये और एपी को मैक्सिमम पे कट करता हो जाएगा। एक बात ध्यान रखने वाली कि जहां पर टीपी मैक्सिमम है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर ही एमपी 0 होगा, ठीक है। मैं इस डायग्राम को एक बार दोबारा बना देता हूं, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ये देखो, ये रहा आपके पास टीपी, ये इसके मैक्सिमम पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी ताकि मुझे एग्जैक्ट वो पॉइंट मिल जाए जहां से एमपी क्रॉस होगा अभी, और जहां से इसका बेंडिंग पॉइंट स्टार्ट हुआ हम कह सकते हैं इधर से। नहीं तो यहां से अगर बढ़ ही रहा होता तो ऐसे जाता ऊपर, पर ये बढ़ा नहीं, इसका डिमिनिशिंग रेट स्टार्ट हो गया, है ना। तो दिस इज नेक्स्ट स्टेज, ठीक है जी। तो ये हमारा गया एपी, दिस इज एपी, यहां से इसको गिरा दिया, और ये गया एमपी यहां से मैक्सिमम, और फिर इसके मैक्सिमम पे कट करता हुआ ध्यान से जहां पर टीपी मैक्सिमम है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर एमपी 0 होगा और उसके बाद नेगेटिव। इस डायग्राम से आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है बच्चों। तो टीपी जहां पर मैक्सिमम था एग्जैक्ट उसी जगह पर एमपी 0 हुआ, यानी कि जब एडिशनल प्रोडक्टिविटी सेम है तो यानी मार्जिनल 0 है। आपने 10th लेबर रखने पर आपके 100 यूनिट बन रहे हैं और 11th लेबर रखने में भी 100 ही बन रहे हैं, तो मार्जिनल क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, और ये मैक्सिमम है। उसके बाद अगर आप 12th लेबर रख रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी हो रही है 80 यूनिट, तो गिर गई नीचे टोटल प्रोडक्टिविटी। तो यहां पर एडिशनल कितना है, 0, इसलिए 0 है। यहां पर एडिशनल कितना है, -20, इसलिए एमपी हमारा नेगेटिव है। उसके बाद बात समझ आ रही है। एक बार टेबल से भी देख लेते हैं, लो टेबल यहां से देखेंगे। चलो, लेबर को आप एक एक करके बढ़ा रहे हो, 1 2 3 4 5। टोटल प्रोडक्टिविटी देखेंगे, पहला लेबर रखा तो टोटल था 10, तो इसलिए एवरेज भी 10 ही है अभी, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, और मार्जिनल भी अभी 10 ही है क्योंकि स्टेज 1 की बात हो रही है, और फर्स्ट लेबर रखा है आपने भी। सेकंड लेबर रखते क्या हुआ, देखो एडिशनल प्रोडक्टिविटी हुई 12 की, एफिशिएंसी ज्यादा है, एक ही मशीन है उसके ऊपर आप लेबर एक एक करके बढ़ा रहे हो, एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो अगर ये 10 से 12 हो गए तो टोटल कितना हो गया, 10 से 22, एवरेज आप समझ सकते हो 22 डिवाइड बाय 2 11, ठीक है जी। सिमिलरली जब आपने थर्ड लेबर बढ़ाया तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी 14 से, अभी भी आप स्टेज 1 के एंड पे हो। अभी स्टेज 1 के एंड पे अगर आप देखोगे बच्चों तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम पे है कि नहीं है, यानी स्टेज 1 एंड होते ही जैसे ही 2 स्टेज स्टार्ट हुआ एमपी गिरना शुरू हो गया। तो ये लो, सेकंड स्टेज से एमपी गिरना स्टार्ट हो गया, सेकंड स्टेज से क्या हो गया, ये गिरना स्टार्ट हो गया, है कि नहीं, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है जी, ये गिरना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद स्टेज 2 में आप देखेंगे गिरता जा रहा है, और फिर एक पॉइंट आया जहां पे 0 हो गया एंड ऑफ स्टेज 2 में, और स्टेज 3 में क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है कि नहीं। एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा स्टेज 2 में ऑपरेट करेगा। 1 में तो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है ना, 1 में एफिशिएंसी बहुत ज्यादा जो लंबे समय तक नहीं चलती, एक एवरेज बिहेवियर माना जाता है कि इस तरह की एफिशिएंसी ज्यादा लंबे समय तक नहीं होती। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर माना जाता है ज्यादातर सेकंड स्टेज में ऑपरेट करता है, थर्ड में वो जाना नहीं चाहता, वहां पर तो नेगेटिव रिटर्न्स है, तो वो अपने आप को मेंटेन करके चलता है कहीं ना कहीं सेकंड स्टेज में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज में एक रैशनल प्रोड्यूसर रहता है ज्यादातर, तो आपका आंसर होगा स्टेज 2, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं तीनों स्टेज के बारे में। पहले में टीपी इंक्रीज, एमपी इंक्रीज, एमपी इंक्रीज, देन स्टार्ट फॉलिंग। पहले तो तीनों इंक्रीज ही हो रहे हैं फर्स्ट स्टेज में, एंड में क्या हो रहा है, एमपी इज इक्वल्स टू एपी, और एपी हमारा मैक्सिमम है। स्टेज 2 में अगर बात करें टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, बढ़ तो रहा है लेकिन उसका इंक्रीज होने का जो रेट है वो कम हो गया है ना। एपी कम हो रहा है, एमपी कम हो रहा है, लेकिन अभी पॉजिटिव है सेकंड स्टेज में।
एंड में क्या हो गया 0, सेकंड स्टेज के एंड में अगर हम बात करें, डायग्राम याद है ना, अभी देखा था, सेकंड स्टेज के एंड में आके 0 हुआ है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद लेकिन अभी भी क्या है, टीपी हमारा मैक्सिमम है, जब एमपी 0 हो गया तो टीपी मैक्सिमम है। फर्म ऑपरेट्स हेयर फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्शन, ये बात आपको याद रखनी है कि सेकंड स्टेज में फर्म सबसे ज्यादा ऑपरेट करती है, ठीक है ना। स्टेज 3 में क्या हुआ, टीपी भी गिर गया है, एपी भी गिर गया है और एमपी तो नेगेटिव हो गया, तो फर्म इस स्टेज को अवॉइड करती है, इसलिए वो सेकंड स्टेज में ही ज्यादातर रहती है, ठीक है बच्चों। चलो, अब ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता ही क्यों है, यानी उसका रीजन समझ सकते हैं कि क्यों होता है ऐसा। नॉन होमोजीनियस वेरिएबल्स जैसे कि लेबर एफिशिएंसी वेरी करती है, एक तो लेबर की एफिशिएंसी अलग अलग है, और जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो लेबर्स को तो सबकी एफिशिएंसी सेम नहीं है। इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, अगर आप उस एक मशीन से जो कि फिक्स है उसको आप लेबर से रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे हो तो गलत सब्सटीट्यूशन है, वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। रॉन्ग फैक्टर कॉम्बिनेशन, टू मच वेरिएबल फैक्टर विद फिक्स फैक्टर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है बात कि एक ही मशीन है उस पर आप बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर लगाते जाओगे तो वो एफिशिएंसी नहीं मिलेगी और अल्टीमेटली आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स फेस करना पड़ेगा। एजम्पशंस क्या है, एक तो होमोजीनियस वेरिएबल फैक्टर इनपुट्स है एक जैसे, ठीक है, आप लेबर ही बढ़ा रहे हो एक एक करके और सेम रेट से बढ़ा रहे हो। फिर सेम फैक्टर सम फैक्टर फिक्स सम वेरिएबल, जैसे हमने मशीनरी फिक्स मानी है और लेबर को वेरिएबल। फैक्टर्स कॉम्बिनेशन कैन बी चेंज, फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन हम चेंज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और शॉर्ट रन की बात हो रही है, ये सारी एजम्पशंस है हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन प्रोडक्शन डिसीजन मेकिंग, और फर्म हमेशा स्टेज 2 को चूज करेगी फॉर ऑपरेशन, मैक्सिमाइजेस द आउटपुट एफिशिएंसी, तो इसलिए हम कहते हैं कि फर्म हमेशा सेकंड स्टेज में ऑपरेट करती है, ठीक है बच्चों। चलो, अब आ गया लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये है लॉन्ग रन, पहले बात कर रहे थे शॉर्ट रन की। अब अगर हम किसी प्रोड्यूसर का बिहेवियर स्टडी करें लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, जैसे मैंने आपसे बात करी कि अगर आपने कोई मशीन लगाई थी स्टार्टिंग में तो शुरुआत के कुछ ईयर्स तक तो आप नहीं चेंज करोगे, लेकिन जब आपका बिजनेस 5 साल 10 साल क्रॉस करेगा और बिजनेस एक्सपैंड करना होगा आपको, तो हो सकता है आप न्यू मशीन खरीद लो, न्यू प्लांट भी लगा सकते हैं, न्यू बिल्डिंग भी हो सकती है। तो जो फिक्स फैक्टर्स थे आपके शॉर्ट रन में वो भी तो वेरिएबल हो गए, क्योंकि आपने चेंज कर तो दिया, एडिशन कर दिया उनके अंदर, आपके पास टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो सकती है, राइट। तो लॉन्ग रन में हम क्या बोलते हैं कि सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, वेरिएबल हैं, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, कोई फिक्स है ही नहीं, सारे के सारे वेरिएबल है। तो सिंपल कंसेप्ट समझते हैं, देखो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में हम क्या बोलते हैं कि इनिशियली जो हम इनपुट लगाते हैं, जितना भी इनपुट लगाते हैं उससे ज्यादा आता है आउटपुट, ये आप याद रखोगे तो रिटर्न्स टू स्केल का कंसेप्ट यही है मोटा मोटा, कि इनपुट जितना लगाओगे उससे ज्यादा आउटपुट है, ये हो गया स्टार्टिंग स्टेज। सेकंड में क्या होता है, जितना आप इनपुट लगा रहे हो उतना ही आपके पास क्या आ रहा है, आउटपुट एग्जैक्ट सेम। थर्ड में अगर हम बात करें तो अब आपका डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स या डिक्रीजिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाता है कि अब आप इनपुट ज्यादा लगाने के बाद थोड़ा सा आउटपुट आता है। तो एक बिजनेस की जर्नी है एक तरीके से किसी भी बिजनेस की लॉन्ग रन में, कि इनिशियली वो जितना इनपुट लगाता है उससे ज्यादा आउटपुट लेता है, फिर उसके बाद क्या स्टेज आती है कि जितना इनपुट उसके बराबर आउटपुट, फिर उसको क्या स्टेज देखने को मिलती है कि जितना इनपुट लगाता है उससे कम आउटपुट, ठीक है ना। तो इनिशियली अगर वो अपना इनपुट डबल करेगा तो उसका आउटपुट डबल से ज्यादा होगा, और सेकंड में अगर वो इनपुट डबल कर रहा है तो आउटपुट भी डबल ही होगा, थर्ड में अगर वो इनपुट डबल कर रहा है तो आउटपुट डबल से कम होगा। डबल लेना सिर्फ एक एग्जांपल है, तो देखते हैं। इट अप्लाइज टू लॉन्ग रन, यहां पर सारे फैक्टर्स वेरिएबल है। मीनिंग क्या है, एग्जामिन द चेंजेस इन आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, सारे इनपुट आप इंक्रीज कर रहे हो एक साथ। स्केल क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल इनपुट्स, एग्जांपल डबल ऑल इनपुट्स। स्टेज देखते हैं, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स, तो जितना परसेंटेज इंक्रीज करोगे आउटपुट में वो ज्यादा होगा परसेंटेज इन इनपुट से, ये मैंने बात करी। डबलिंग द इनपुट मींस मोर देन डबल द आउटपुट। सेकंड में कांस्टेंट, यानी दोनों इक्वल है, अगर आप इनपुट डबल कर रहे हो तो आउटपुट भी डबल ही हो रहा है, एग्जैक्ट सेम। तीसरे में आ गए डिमिनिशिंग रिटर्न्स। थर्ड स्टेज में समझ आया बच्चों, अगर आप डबल करोगे इनपुट को तो जो आपका आउटपुट है वो डबल से कम होगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड स्टेज में जाते जाते क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। कॉजेस क्या क्या है, देखो इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों होता है, क्योंकि इनिशियली स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर अच्छा होता है, फिर होता है इंडिविजुअल फैक्टर्स लाइक लार्ज मशीन्स हो जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाइक बल्क डिस्काउंट्स, बेटर टेक होता है, डायमेंशनल इकोनॉमीज यानी कि लार्जर कंटेनर्स होल्ड मोर पर यूनिट एरिया, इनिशियली की बात हो रही है। फिर आता है कांस्टेंट रिटर्न्स, ये होता है ट्रांजिशन फेज बिटवीन आईआरएस एंड डीआरएस, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स का बीच का एक फेज होता है ट्रांजिशन फेज, जहां पे बिजनेस इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जा रहा होता है, पर बीच में कुछ टाइम वो कांस्टेंट रिटर्न्स भी फेस करता है, ठीक है ना। नो स्पेसिफिक कॉज नहीं है कोई, क्योंकि इन दोनों के बीच का टाइम होता है। फिर जैसे ही कांस्टेंट खत्म होता है बिजनेस का स्टार्ट हो जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो कि मैनेजरियल इनएफिशिएंसीज की वजह से होता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से होता है, लिमिटेड ह्यूमन एफिशिएंसी और राइजिंग इनपुट प्राइसेस, जैसे जैसे टाइम बीतता है इनपुट प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक कॉज हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलो रिटर्न्स टू स्केल का एग्जांपल अगर हम देखें, देखो इनिशियली इनपुट आपने लगाया लैंड प्लस लेबर का 1 + 2, टोटल प्रोडक्ट 4,
इंक्रीजिंग रिटर्न्स, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें 4 + 2 6 और आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी 10, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 6 IRS। यहाँ पर अगर हम 3 + 6 कर रहे हैं तो ये 18 और एडिशनल रेट IRS। अब क्या हो गया, कांस्टेंट बिगिन हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने लगाया 4 का लगाया लैंड और 8 का लगाया लेबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका CRS है, ये कांस्टेंट रिटर्न्स है, ये कांस्टेंट रिटर्न्स है। फिर स्टार्ट हो गया बेटा डिमिनिशिंग, क्योंकि अब अगर आप अपने इनपुट्स बढ़ा रहे हो, लेबर को देखो, सॉरी लैंड अगर बढ़ा रहे हो, इधर से लेबर भी बढ़ा रहे हो साथ साथ, तो आपकी प्रोडक्टिविटी लेकिन ना फॉल होनी शुरू हो गई है। इनिशियली देख रहे हो एडिशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, फिर ये सेम हो गई है, फिर क्या हो गई है, सेम, लेकिन फिर उसके बाद एडिशनल प्रोडक्टिविटी आपकी गिरनी शुरू हो गई। सो दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न्स या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है बच्चों, चलो दोनों का डिफरेंस अगर देखें जल्दी से, एक तो सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, ये शॉर्ट रन के लिए, लॉन्ग रन के लिए। फैक्टर्स यहां पर ओनली वेरिएबल फैक्टर चेंजेस, अदर्स आर फिक्स्ड। यहां पर ऑल फैक्टर चेंज प्रोपोर्शनेटली। फैक्टर रेशियो में बात करें तो मोर लेबर पर लैंड के हिसाब से ज्यादा है। यहां पर कांस्टेंट है, सेम फैक्टर प्रोपोर्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन यहां पर कोई चेंज नहीं है स्केल में, यहां पर स्केल चेंज होता है। अनदर नेम इसका है खाली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल को तो हम रिटर्न्स टू स्केल ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो डायग्राम एक बार देखना है, ये देखो इनिशियली इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिमिनिशिंग, यानी कि पहले ऐसे है, फिर कांस्टेंट हो गया और फिर फॉल हो गया। ये सिंपल डायग्राम आप इसका समझ सकते हैं। ठीक है जी, चलो प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है, जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन है ये इज अ फंक्शन ऑफ ये, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हम लिख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये एफ लिखने का मतलब है कि ये फंक्शन है इन चीजों का, यानी कि ये चेंज होगा जब इन फैक्टर्स में से अगर कुछ चेंज होगा तो हम कह सकते हैं, अगर हम सिर्फ दो ही फैक्टर ले, मान लो लेबर और कैपिटल, तो प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, कि लेबर और कैपिटल में अगर कुछ भी चेंज होगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज मेरे को प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन और एनी फंक्शन इफ यू राइट। ठीक है ना। तो डेफिनेशन, टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट फॉर अ गिवन टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि ये प्रोडक्शन फंक्शन है, अगर मैंने इसके अंदर लिख दिया कि F1 F2 F3 F1, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे मेरी प्रोडक्शन इफेक्ट होती है ना। तो QX हो गया आउटपुट, A हो गया कोई भी टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी पैरामीटर, F1 F2 आर द इनपुट्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, एक तो हो गया शॉर्ट रन में, जो कि होता है फिक्स फैक्टर्स, यहाँ पे लैंड और मशीन्स फिक्स्ड होंगे। वेरिएबल में क्या होगा, लेबर और रॉ मटेरियल, जिसका एग्जांपल है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और अगर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बनाना होगा तो लॉन्ग रन में कौन सा बनेगा, जिसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल होंगे, अभी हमने पढ़ा, वो होगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। सिंपल है बच्चों। चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करें, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट आने वाली है, देखते चलेंगे। सबसे पहले है मीनिंग, टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस। क्या बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्चा, जो कॉस्ट लगती है, तो जितना भी टोटल एक्सपेंस होता है प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स और सर्विसेज, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। इट इंक्लूड्स लेबर की कॉस्ट, रॉ मटेरियल, मशीनरी या यूटिलिटीज या किसी भी तरह का खर्चा जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड है। कॉस्ट फंक्शन क्या है, ये देखो, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, कि जो जो चीजों से कॉस्ट इफेक्ट होती है। मैंने क्या कहा, कोई भी फंक्शन जब हम लिखते हैं तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये एफ के साथ ब्रैकेट में जो भी होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा होता है। ठीक है बच्चों, चलो कौन कौन सी कॉस्ट है, सबसे पहले आती है रियल कॉस्ट। सारी कॉस्ट के पता होनी चाहिए आपको अच्छे से, मार्शल ने दिया है कंसेप्ट, जहां पर एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस होते हैं प्रोडक्शन में, लाइक लेबर, वेटिंग और सेविंग्स, ये सारे रियल कॉस्ट है। एग्जांपल में एक्सर्शन जो हो रहा है लेबर का, ये सेक्रीफाइसेस फॉर सेविंग द कैपिटल, इसको हम बोलते हैं रियल कॉस्ट। इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है एक्चुअली में, पर ये कहीं ना कहीं एक सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज शो करता है। फिर आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बारे में बात करेंगे अभी कि कौन कौन सी होती है, सारी चीजें अभी आएगा। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला याद रहेगा इकोनॉमिक कॉस्ट के लिए, जहां पर हमें सारी चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, समझते हैं। अगर आप कोई फैक्टर्स हायर करते हो प्रोडक्शन के लिए, बाहर से आप कोई फैक्टर हायर कर रहे हो, कोई लेबर हायर कर रहे हो, या आप रॉ मटेरियल के लिए पैसा दे रहे हो, या किसी भी चीज के लिए जिससे आपकी प्रोडक्शन हो रही है बच्चों, तो वो होगी आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि आप एक्चुअल में कॉस्ट पे कर रहे हो। सपोज आपने फैक्ट्री ली है रेंट पे, तो उसका जो आप रेंट पे कर रहे हो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन अगर आप सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज ही अपने बिजनेस में प्रोवाइड कर देते हो, तो उसकी कॉस्ट को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। लाइक कि आपने क्या कहते हैं, आपने अपनी ही कोई सर्विस, या फिर आपने फैक्ट्री रेंट पे लेने की बजाय फैक्ट्री परचेज ही कर ली, तो अब जो उसका रेंटल अमाउंट है, जो जनरली हम बिजनेस में अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक चीज के लिए कंसिडर होगा वो, कि अब आपकी वो कॉस्ट जो लग सकती थी वो अब नहीं लग रही, तो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है ना। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज का बिजनेस में प्रोवाइड करना और उसकी जो कॉस्ट होती है। ठीक है। कोई इंप्लॉय आप रखते हो, मान लो उसकी सैलरी दोगे, लेकिन अगर आप वो काम खुद ही कर लेते हो तो वो एक इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी, है कि नहीं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द एक्चुअल कैश पेमेंट फॉर द रिसोर्सेज,
रेंट, वेजेस, रॉ मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारे क्या आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट है और इसी को ही हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं बच्चों। नाउ ऑन द अदर हैंड इम्प्लिसिट क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज नॉट पेड आउट इन कैश। आप कैश में पे नहीं होता है ना। अगर आप अपनी फैक्ट्री खरीद ली आपने या कोई अपने सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए कुछ पे थोड़ी होगा, लेकिन फिर भी हमें कॉस्ट कंसिडर करेंगे, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओन लैंड रेंट, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। फिर आता है नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने डिस्कस किया, मिनिमम प्रॉफिट टू कीप द एंटरप्रेन्योर इन बिजनेस। अब इसका सिंपल मतलब है अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी हो रहा तो आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट करोगे कि जो बिजनेस की कॉस्ट है उतना रेवेन्यू आ जाए, मतलब कॉस्ट और रेवेन्यू जब इक्वल हो जाएंगे तो आप कहोगे देयर इज अ नॉर्मल प्रॉफिट, और इतना हर एक बिजनेस मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, एट इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला याद रहेगा, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। फिर आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई भी ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अगर अवेलेबल हैं तो आप एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करोगे और बाकी रिजेक्ट कर दोगे, तो जो भी रिजेक्टेड ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट है उसमें से जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसकी कॉस्ट को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो अगले बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसको आप छोड़ देते हो उसकी कॉस्ट को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बच्चे। वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, चूजिंग द राइस ओवर व्हीट, तो व्हीट क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है कि नहीं? तो जिस भी ऑल्टरनेटिव को आप छोड़ते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बात समझ आई? चलो, प्राइवेट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट बॉर्न बाय द फर्म, यानी विद इन इनसाइड द फर्म कह सकते हैं, जैसे इंटरनल एक्सपेंसेस। सोशल कॉस्ट क्या है? प्राइवेट कॉस्ट तो आएगा ही आएगा प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, जैसे कि पोल्यूशन। तो प्राइवेट कॉस्ट प्लस एनवायरमेंटल डैमेज अगर आपके बिजनेस की वजह से हो रहा है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, दोनों का जो टोटल होगा दैट विल बी सोशल कॉस्ट। याद रहेंगी सारी कॉस्ट। चलो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर बात करें, कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फार्मर चूजेस द राइस 50 क्विंटल ओवर अ व्हीट ऑफ 40 क्विंटल, तो 40 क्विंटल छोड़ दिया उसने, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 40 क्विंटल ऑफ व्हीट। जो 40 क्विंटल्स ऑफ व्हीट उसने छोड़ा है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है ना। एप्लीकेशन क्या है? फैक्टर प्राइसिंग, पे एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक रेंट, एक्चुअल अर्निंग माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंजम्पशन डिसीजन में ट्रेड ऑफ के लिए, प्रोडक्शन डिसीजन रिसोर्स एलोकेशन, और नेशनल प्रायोरिटीज है गन्स वर्सेस बटर। तो ये सारे यहां पर एप्लीकेशंस है इस वाली कॉस्ट का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ठीक है बच्चों। चलो, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन कॉस्ट, ये हमने अभी डिस्कस किया ही था पहले, फिर से एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। टाइम पीरियड शॉर्ट रन जो होता है सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, यहाँ पर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल लॉन्ग रन में। फैक्टर्स टाइप में इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों होते हैं, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल होते हैं। कॉस्ट टाइप फिक्स वेरिएबल होती है, इसमें सिर्फ वेरिएबल होती है। एडजस्टमेंट में कैन नॉट चेंज ऑल इनपुट्स, शॉर्टर ड्यूरेशन में आप सारे इनपुट्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग रन में कर सकते हो, कैन एडजस्ट ऑल द इनपुट्स। सिंपल है। चलो, शॉर्ट रन कॉस्ट कौन कौन सी है? फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद आउटपुट, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये हमारा फिक्स कॉस्ट का कर्व होता है। ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? चेंजेस विद द आउटपुट, रॉ मटेरियल, पावर, वेजेस, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन अपवर्ड स्लोपिंग। तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाऊं बच्चों, तो दिस विल बी द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये क्या था? टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी। और टोटल कॉस्ट के इन दोनों का टोटल, तो तीनों कर्व अगर एक साथ बनाने हो तो ये देखो, ये मेरा होगा टोटल फिक्स कॉस्ट बच्चों। ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके होगा, और जो टोटल कॉस्ट होगा वो होगा ऐसे। टोटल कॉस्ट का इनिशियल पॉइंट टोटल फिक्स कॉस्ट से सेम क्यों है? क्योंकि जब आप जीरो लेवल ऑफ आउटपुट बना रहे हो तो आपकी तब भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो लग सकती है, सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट तो लग सकती है, टोटल वेरिएबल नहीं लगेगी। अगर आपने जीरो आउटपुट बनाया है तब आपकी कोई ना कोई टोटल फिक्स कॉस्ट तो होगी, है कि नहीं? और टोटल कॉस्ट जो है बच्चों वो दोनों का टोटल होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी। तो अगर मैं कह रहा हूँ जीरो लेवल पे फिक्स कॉस्ट होगी, ये नहीं है, ये कोई ना कोई कॉस्ट होगी, सपोज 50, तो उसका आंसर क्या आएगा? 50 आएगा ना। तो यानी जीरो लेवल पे दोनों इक्वल हो गए, 50-50, है ना। तो जीरो लेवल पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़े। फिक्स्ड और वेरिएबल का डिफरेंस, फिक्स कॉस्ट नॉट रिलेटेड टू आउटपुट, दिस वेरीज विद द आउटपुट। फिक्स्ड में रिलेटेड टू द फिक्स्ड फैक्टर, जब फिक्स फैक्टर्स होते हैं उन्हीं की होती है फिक्स कॉस्ट, इट इज रिलेटेड टू वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो इवन एट जीरो आउटपुट, अभी हमने डिस्कस किया कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी देयर इज सम फिक्स कॉस्ट। क्या हो सकती है? जैसे फैक्ट्री का रेंट, आपने शॉप ओपन करा, फिक्स कॉस्ट तो जाएगी ना उसकी। अब आप प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे तो फिक्स कॉस्ट तो लगनी है बिजनेस में, राइट। जीरो एट जीरो आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट मे नॉट बी रिकवर्ड इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब आप करते हो तो जरूरी नहीं आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो, पर मस्ट एटलीस्ट बी रिकवर्ड। हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं एक बिजनेसमैन कि एटलीस्ट उसकी वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो। ठीक है जी। चलो फिर आता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इसको भी देखते हैं ध्यान से। पहले इसका कंसेप्ट समझ लें एक बारी। देखो जी, कर्व बना हुआ है, मैं फिर भी एक बार दोबारा से दिखा रहा हूं आपको। जो एवरेज कॉस्ट का कर्व होता है वो होता है यू शेप्ड,
नॉर्मली जो शॉर्ट रन वाला होता है, पहले ऐसे दिखा देते हैं। ये हमारा एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। इनिशियली किसी बिजनेस की पर यूनिट कॉस्ट कम लग रही होती है, फिर एक मिनिमम पॉइंट पे आकर वो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि जैसे लॉन्ग रन में अगर जब बिजनेस जाता आगे तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। तो उस बढ़ती हुई कॉस्ट को मैनेज करने के लिए या कॉम्पनसेट करने के लिए बिजनेस क्या करता है, देखो ये एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब क्या हुआ, जहां पर इसकी कॉस्ट गिरनी स्टार्ट हुई, जहां पर इसकी कॉस्ट गिरने के बाद बढ़नी स्टार्ट हुई, पर मतलब मिनिमम पे पहुंचने के बाद जैसे ही पर यूनिट की कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हुई, तो बिजनेस ने क्या करा, एक और प्लांट लगा दिया। तो एक और प्लांट लगाने से उसका अलग से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व लगा। तो मींस इसकी बढ़ती हुई कॉस्ट और इसकी कम होती हुई कॉस्ट आपस में कॉम्पनसेट हो गई, कि एक बिजनेस में पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही है तो एक में कम हो रही है, यानी एक में प्रॉफिट हो रहा है एक में लॉस हो रहा है, तो कॉम्पनसेट हो गया। तो ऐसा चला, तो बिजनेसमैन ने क्या सोचा कि इसकी भी जब बढ़ेगी तो मैं एक और प्लांट लगा दूंगा, फिर एक और लगा दूंगा, फिर एक और लगा दूंगा। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा और अल्टीमेटली जब इन सबके मिनिमम पॉइंट से कोई कर्व निकला तो वो भी अल्टीमेटली यू शेप ही बना, जो कि अब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। यहाँ पर जो ओवरऑल कर्व है वो भी हमारा कैसा है, यू शेप ही है। जितने भी SAC कर्व थे 1 2 3 4 5 सबके अगर टेंजेंट करता हो में कर्व ले गए तो ओवरऑल बिजनेस का कर्व भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप ही बना, ठीक है ना। तो उसको समझ आया कि बिजनेस में अगर आप शॉर्ट रन कर्व से कॉम्पनसेट करने की कोशिश भी करोगे तो भी ओवरऑल जो होगा वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व तब भी यू शेप ही रहेगा। बात समझ आ गई। चलो, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ फर्म हैज फिक्स्ड स्केल ऑफ प्लांट, वन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व कॉरेस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर स्केल ऑफ प्लांट। एक स्केल ऑफ प्लांट की बात होती है। Therefore, in the short period, firm can operate on a particular scale of plant. However, in the long run, firm can choose among possible sizes of the plant, or it can move from one scale of plant to the another. जो हमने यहाँ पर करा कि एक scale of plant से वो दूसरे पे move कर गया। This can be shown with the help of diagram. In the above diagram, there are various short run average cost curves which correspond to the various sizes of the plant. The LAC curve will be tangent to each of the short run average cost curve. It shows the least possible average cost of producing. देखो, अगर इसमें ओवरऑल सबसे लीस्ट पॉइंट देखो तो यहां पर आएगा, मतलब जितने भी प्लांट अपने ओवरऑल अपने बिजनेस लाइफ साइकिल में लगाए उसमें ओवरऑल सबसे कम कॉस्ट यहां पर आएगी, है ना। तो दिस विल बी द लीस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग अ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट व्हेन द स्केल ऑफ प्लांट इज वेरिड। तो मेन पॉइंट क्या निकला, एवरेज LAC कर्व इज यू शेप्ड। द LAC कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व एंड एनवेलप कर्व। दो नाम है बेटा इसके, प्लानिंग कर्व या एनवेलप कर्व भी कहते हैं इसको। लाइक द LAC कर्व, द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व LMC इज ऑल्सो यू शेप। तो अगर आप ओवरऑल LMC कर्व बनाओगे तो वो भी यू शेप ही बनेगा जैसा वो होता है ओरिजिनली, ठीक है, सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा। बात समझ आई। चलो, अब आती है एवरेज कॉस्ट। देखो जी, जो अभी हमने बात करी है उसके अंदर सेम वही है, यू शेप होता है। इसी को हमने पीछे भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पढ़ा था बच्चों। तो ये क्या होता है, इनिशियली तो पर यूनिट की कॉस्ट कम लग रही होती है, फिर एक मिनिमम पॉइंट पे आने के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। बात समझ आई। चलो, तो इट इज द एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट व्हेन द टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड विद नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, एवरेज कॉस्ट कैन बी ऑब्टेन। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, सिंपल फॉर्मूला। और वी कैन से, जैसे हमने पढ़ा TC इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC पढ़ा, तो सबको अगर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस AVC, ठीक है जी। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है एवरेज कॉस्ट का, है ना। चलो, यू शेप बता दिया मैंने आपको, आगे बढ़ते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या, देखो ये फॉल होती रहेगी, बिजनेस जब स्टार्ट होता है पर यूनिट के हिसाब से फॉल होती रहेगी, फिर ये पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, टच नहीं करेगी एक्स एक्सिस पे। टच कर देगी तो जीरो हो गई। अब जीरो हो नहीं सकती, क्यों नहीं जीरो हो सकती, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जब यही कभी जीरो नहीं होगा तो ये कैसे जीरो हो जाएगा। हाँ, एक मिनिमम लेवल पे कह सकते हैं कि कम होती जाएगी, कम होती जा रही है पर यूनिट की, टोटल तो सेम ही रहेगी, पर यूनिट की कॉस्ट कम होती जाएगी क्योंकि आप यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हो। आप इस वैल्यू को बढ़ते हुए न्यूमरेटर से डिवाइड करते रहोगे तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती जाएगी, तो एक कम से कम वैल्यू पे आ जाएगा, फिर ये ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, पर एक्सिस पे टच नहीं करेगा, एक्सिस पे टच नहीं करेगा। तो एक कर्व ध्यान से देख लो बेटा, ये एक्सिस पे टच नहीं करेगा, ऐसे नीचे फॉल हो जाएगा और एक्सिस के पैरेलल चलना शुरू हो जाएगा, एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो AFC कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म में चलता है, ठीक है जी, इसका फीचर है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये ऐसे, अगर मैं इसके साथ एवरेज कॉस्ट बनाऊं बच्चों तो ध्यान से देखेंगे, एवरेज कॉस्ट बनेगा कुछ ऐसे। तो देखो ये भी इसके नियर पहुंच रहा है पर टच नहीं करेगा, इसको टच कर देगा तो दोनों सेम हो जाएंगे। इसी के अंदर मैं MC बना देता हूं, चलो ये मिनिमम इसका है, ये मिनिमम इसका है, यहां से क्रॉस करता हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। तो AC और AVC दोनों के मिनिमम पे कट करता है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। आगे आ जाएगा, अभी देखते हैं। तो AVC कैसे निकलेगा, TVC डिवाइडेड बाई Q, सिंपल। चलो, मार्जिनल कॉस्ट आ गया, देख लो। मार्जिनल कॉस्ट में क्या करा हमने, ये एक J शेप कर्व है और इसको अगर आप बाकियों के साथ बनाओगे तो कैसे बनेगा मैं पीछे दिखा चुका हूं, ठीक है ना। एक एडिशनल कॉस्ट प्रोड्यूस करने की और एडिशनल यूनिट,
वन मोर यूनिट ऑफ अ थिंग, द चेंज इन द टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो एक तो हम क्या कह सकते हैं इसको, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, या फिर जो कि ये हो गया डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, या फिर TCN माइनस TCN माइनस 1। किसी भी लेवल की आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो उस लेवल की टोटल कॉस्ट लो, माइनस कर दो उसमें से एक पहले वाले लेवल की टोटल कॉस्ट। सिंपल है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो यू शेप कर्व या जे शेप कर्व भी बोलते हैं इसको कई जगह पर ओवरऑल शेप देखोगे तो यू फॉर्म है, इसलिए यू शेप्ड। ठीक है बच्चों, चलो अब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का डिफरेंस, दोनों कर्व्स हमने डिस्कस करे। ये देख लो डायग्राम, ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, इसके मिनिमम से कट करता हो जा रहा है MC। ठीक है ना, तो डिफरेंस या रिलेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे, एवरेज कॉस्ट क्या है, इट इज द एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट व्हेन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट AC कैन बी ऑब्टेन्ड, तो AFC प्लस ABC। ऑन द अदर हैंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, इट इज द एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ थिंग, वन मोर यूनिट ऑफ द थिंग। मतलब दोनों की जो डेफिनेशन है, एवरेज कॉस्ट का सिंपल मतलब है कि आप जो पर यूनिट की कॉस्ट लग रही है, तो टोटल कॉस्ट को आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जब भी आप एडिशनल यूनिट बना रहे हो उसके ऊपर जो एडिशनल कॉस्ट लग रही है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल वर्ड तक कब आता है, जब हम एडिशनल कॉस्ट की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, डिफरेंस आगे भी देख सकते हैं इसका। तो फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था ना पीछे, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा क्यू या फिर TCN माइनस TCN माइनस 1। ठीक है बच्चों, चलो जो हमने जो डायग्राम देखा है पीछे, बोथ MC एंड AC गो ऑन डिमिनिशिंग, हियर MC इज लेस देन AC इन द फर्स्ट स्टेज। देखो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायग्राम को सिंपल समझ लेते हैं AC और ये MC, तो खुद बता दो क्या क्या हो रहा है। जो जो आपको पता लग रहा है वही लिखा हुआ ऊपर कि इनिशियली AC और MC दोनों फॉल हो रहे हैं पर MC लेस देन AC है। फिर जब AC अपने मिनिमम पे पहुंचा तो MC और AC इक्वल हो गए। फिर आफ्टर द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC क्या हो गया, MC AC से ज्यादा हो गया और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। यही सब बातें जो आपको डायग्राम में दिख रही हैं वही ऊपर लिखी हुई है, एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख लो। Here MC is less than AC, फर्स्ट स्टेज में MC curve is below and AC curve is above। दूसरी बार क्या हुआ, MC and OC goes on increasing, here MC is more than AC, so in this stage MC curve is above and the AC curve is below। change in MC are more than change in AC, मतलब इसके इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, MC ज्यादा तेज चल रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है एज कंपेयर टू AC। सो MC curve cuts the AC curve when AC at its minimum, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। When the fixed costs are added to the variable cost, total cost is obtained. When output increases, total cost also increases. अगर आप आउटपुट बढ़ाओगे तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। And when the output decreases, total cost also decreases. The total cost curve slopes upward from left to right as there is a direct relationship between output and the total cost. ठीक है जी। The total cost curve starts above the origin from where the TFC curve starts। ये मैं आपको बता चुका हूँ, याद दिला दूं फिर से, देखो अभी पीछे बताया था, ये TFC है, कह रहा है TFC के साथ स्टार्ट होता है अबव, तो अभी हमने बनाया था ना TC कर्व, सॉरी इसके साथ बनेगा बच्चों, इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा और TC ऐसे बनेगा हमारा, TVC सॉरी, सिंपल है। चलो देख लेंगे, ये रहा TC, ये रहा TVC, सारे डायग्राम हमने डिस्कस कर लिए हैं। TFC शेड्यूल में आप वैल्यूज देख सकते हैं बच्चों, आउटपुट हम बढ़ा रहे हैं 0 1 2 3 4 5 से 8 तक, TFC कांस्टेंट है, TFC तो नहीं चेंज हो रहा, तो कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन। TVC आप देखेंगे 0 पे 0, इसलिए 0 से स्टार्ट हो रहा है। TC देखेंगे आप, हाईलाइट हटा देता हूँ आपको दिक्कत ना हो, ये लो, अगर आप TVC देखेंगे 0 से स्टार्ट हो रहा है फिर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। TC आप देखेंगे स्टार्ट ही 20 से हुआ है, जहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट भी 20 ही थी। तो ये तो हमने कहा कि इनिशियल लेवल पर या जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर TFC और TC दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना, दोनों सेम होते हैं इनिशियल पॉइंट पर, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम था, फिर दोनों ऊपर चले गए, सिंपल है। चलो ना, व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में दोनों चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, फिर एक डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। अगर इकोनॉमीज की बात करें तो वो चीजें जो आपको बेनिफिट दे रही है, ध्यान से सुनेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जो आपके बिजनेस में बेनिफिट दे रही है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो सकता है और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो सकता है। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जो आपके बिजनेस के अंदर अंदर है और उससे आपके बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है कोई ना कोई, लाइक आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई या लेबर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, तो ये सारे इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या हो गई, कोई एक्सटर्नल फैक्टर जिनसे आपके बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सिमिलरली डिस इकोनॉमीज भी दोनों हो सकती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल डिस इकोनॉमीज क्या होंगी, जैसे कि लेबर्स की स्ट्राइक हो गई या आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो रही है, ऑब्सलीट हो रही है आपकी मशीन्स, तो ये इंटरनल डिस इकोनॉमी है ना। और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी क्या होगी, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की कुछ इस तरह की आ गई कि आपका बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है, आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये हो गया एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, देखते हैं एक बार अब जल्दी से डेफिनेशन क्या है।
रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट एज प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस, पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, तो अच्छी बात है ना, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है। ऑल्सो कॉल्ड एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, एडवांटेज, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में बेनिफिट होना, ठीक है ना। इंटरनल इकोनॉमिक्स, कॉस्ट एडवांटेज ड्यू टू फर्म्स ओन एक्सपेंशन, फर्म के खुद के एक्सपेंशन की वजह से जो फायदा होता है, सिंगल फर्म को बेनिफिट है। एक्सटर्नल में कॉस्ट एडवांटेज ड्यू टू इंडस्ट्री एक्सपेंशन, कि इंडस्ट्री एक्सपेंड हो रही है और उसका बेनिफिट फर्म को मिल रहा होगा इनडायरेक्टली, तो दैट इज एक्सटर्नल इकोनॉमी। ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री गेट्स द बेनिफिट, आपकी खाली अकेली फर्म को नहीं मिलेगा, जितने भी फर्म्स होंगी मार्केट में, इंडस्ट्री में, सबको मिलेगा, ठीक है जी। इंटरनल इकोनॉमीज में क्या क्या आ सकता है, लेबर इकोनॉमी यानी स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, अभी मैंने बात करी, हायर प्रोडक्टिविटी। टेक्निकल इकोनॉमी की बात करें तो एक्सपर्ट्स आ गए आपकी टेक्नोलॉजी में, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, एफिशिएंसी बढ़ गई। मार्जिनल इकोनॉमी में बेटर मैनेजमेंट, लोअर एवरेज कॉस्ट यानी पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है। फिर आता है फाइनेंशियल इकोनॉमी यानी ईजियर एंड चीपर एक्सेस टू कैपिटल, लोन्स एंड इक्विटी। फिर आता है मार्केटिंग इकोनॉमी यानी बल्क एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्काउंट्स। फिर आता है R&D इकोनॉमी यानी कि लार्ज फर्म कैन इन्वेस्ट इन रिसर्च, दैट इज इनोवेशन। फिर आता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इकोनॉमी, फ्रेट, कंसेशंस, ओन ट्रांसपोर्ट। फिर आता है रिस्क बियरिंग इकोनॉमी यानी कि डाइवर्सिफिकेशन या स्प्रेड रिस्क। तो ये सारी चीजों से आपके, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इन सारे पॉइंट्स को बेटा वीडियो पॉज करके, तो ये सारे चीजों से आपके बिजनेस को बेनिफिट ही हो रहा है ना, तो इसलिए ये क्या है, सारे इंटरनल इकोनॉमिक्स के एग्जांपल है। और ये सारे क्या है, इंटरनल डिस इकोनॉमी यानी ड्रॉबैक ओवर एक्सपेंशन, ठीक है, ये इंटरनल डिस इकोनॉमीज है जो आपके इंटरनल है बिजनेस के अंदर, पर उनसे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। मैनेजमेंट डिस इकोनॉमीज में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल में ओवर यूज हो रहा है या ऑब्सलीट हो रही है टेक्नोलॉजी, या रिस्क बियरिंग डिस इकोनॉमी में हायर बिजनेस रिस्क हो रही है, डिमांड चेंज, न्यू सब्सिट्यूट। मार्केटिंग में हायर रॉ मटेरियल एंड सेलिंग कॉस्ट हो गई है। फाइनेंशियल में क्या हो गया, बोरोइंग एट हायर इंटरेस्ट रेट्स, तो ये सारे आपके बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, है ना। तो ये सारे के सारे क्या आपके लिए इंटरनल डिस इकोनॉमी है, ओवर एक्सपेंशन करने लगे हो आप बिजनेस को, जिसकी वजह से आपको कॉन्सिक्वेंसेज देखने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर आता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज, जो एक्सटर्नल बेनिफिट्स है, इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड स्पेशलाइजेशन। फर्म स्पेशलाइज इन डिफरेंट प्रोडक्ट स्टेजेस, दैट इज एफिशिएंसी। इंफॉर्मेशन सर्विसेज, दैट इज शेयर्ड नॉलेज, रॉ मटेरियल, लेबर एंड मार्केट। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जॉइंट रिसर्च, दैट इज शेयर्ड बेनिफिट्स। तो ये सारी चीजें क्या है जो आपके बिजनेस के बाहर हो रही हैं और उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, और आपको ही नहीं, जितनी भी इंडस्ट्री में सारी फर्म्स हैं सबको मिल रहा है। एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी, राइज इन इनपुट प्राइजेस, प्राइजेस बढ़ गए, आपने नहीं बढ़ाए, बढ़ गए इंडस्ट्री में, तो सारी फर्म्स को उसको नुकसान या लॉस झेलना पड़ रहा है। हाई डिमांड फॉर इनपुट, हायर वेजेस, रॉ मटेरियल कॉस्ट, सब कुछ बढ़ गया। प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर यूज हो गया ट्रांसपोर्ट, वाटर और पावर का, जो बॉटलनेक्स पे आ गए, बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ऐसा आ गया कि खत्म होने के कगार पे, ऑब्सोलीट होने वाला है। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ओवर यूज कर लिया आपने नेचुरल रिसोर्सेज को, फिशिंग, माइनिंग को, जिसकी वजह से लोअर आउटपुट गेन हो रहा है आपको। डिसइकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन फेलियर इन स्पेशलाइज्ड यूनिट, डिस्टर्ब द होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी ही इससे क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है ना। चलो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे क्या इंपैक्ट है उसका, जो हमने पढ़ा, अगर इंटरनल इकोनॉमीज होगी, फायदे वाली चीज है, तो LAC फॉल होगा, स्लोप डाउनवर्ड, कॉस्ट है ना, पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, और इंटरनल डिसइकोनॉमी होगी तो बढ़ेगा, अपवर्ड राइजिंग। अगर एक्सटर्नल इकोनॉमी होगी तो एंटायर LAC शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड। एक्सटर्नल इकोनॉमी यानी एक्सटर्नल बेनिफिट, तो पूरा का पूरा LAC ही डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी होगी तो पूरा LAC शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। तो LAC इज यू शेप, हमने पढ़ा हुआ है, यू शेप होता है, तो वो उस हिसाब से अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगा, डिपेंड्स ऑन इंटरनल इकोनॉमी है, डिसइकोनॉमी है, या एक्सटर्नल इकोनॉमी है, या एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी है, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। तो जब ये अपवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा है तो यानी कि ये कर्व है, तो ये होगा अपवर्ड शिफ्ट, है कि नहीं। और इसमें क्या होगा, स्लोप डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा, इसमें अपवर्ड स्लोप हो जाएगा। तो डाउनवर्ड स्लोप क्या होता है, ये होता है, और अपवर्ड स्लोप की बात करें तो अपवर्ड स्लोप होता है ये, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। चलो, ये लो जी, अपवर्ड शिफ्ट डाउनवर्ड शिफ्ट आ गया, दिस इज अपवर्ड शिफ्ट एंड डाउनवर्ड शिफ्ट है ना। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप, फॉलिंग पार्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल डोमिनेट, राइजिंग पार्ट, जो फॉलिंग वाला पार्ट है इसका वो क्यों हो रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल डोमिनेट हो रहा है, अच्छा, अच्छी बात है। राइजिंग पार्ट के डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ गए, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट ऑफ बिजनेस की बढ़ने लग गई है। तो शिफ्ट LAC कर्व ड्यू टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज। तो LAC कर्व में शिफ्ट क्यों आता है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमी या डिस इकोनॉमी, एक्सटर्नल इकोनॉमी या डिस इकोनॉमी की वजह से LAC कर्व शिफ्ट होता है, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है ना। चलो जी, अब आते हैं, बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की, कॉस्ट की बात कर ली सारी, अब आ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी अब इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि बिजनेस के पास पैसे आते क्या क्या है। तो इट इज द इनकम ऑब्टेन्ड बाय फर्म्स एंड प्रोड्यूसर बाय द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। तो तीन टाइप्स के रेवेन्यू हमारे पास, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, और तीसरा कौन सा होगा, मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। तो टोटल रेवेन्यू मतलब जितने भी आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल करते हो मार्केट में, उन सारे यूनिट से मिलने वाला टोटल रेवेन्यू,
उन सारे यूनिट से जो रेवेन्यू मिलेगा वही होगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना। तो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम ऑब्टेन्ड बाय द फर्म और प्रोड्यूसर बाय सेलिंग द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल आप जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हो, द सम ऑफ ऑल द मार्जिनल रेवेन्यूज को भी हम कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू है। तो टीआर बेसिकली पी इंटू क्यू, या जितने भी एडिशनल रेवेन्यू हुए हैं उन सबको प्लस कर दो तो भी टीआर आ जाएगा। तो यहीं से मैं एमआर का फॉर्मूला भी लिख दूं जो आगे आने वाला है, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, TRN माइनस TRN माइनस 1, या फिर डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। एमआर के लिए फॉर्मूला हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। चलो, और एवरेज क्या होगा, पर यूनिट का रेवेन्यू। जो भी आपको टोटल रेवेन्यू हो रहा है, अगर आप उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। चलो, मार्जिनल देखो आ गया, एडिशनल रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय फर्म्स ऑन प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ थिंग और अ गुड। कोई भी चीज आप एडिशनली जब बेच रहे हो, जो भी, और उससे एडिशनल रेवेन्यू कितना हो रहा है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो चेंज इन द टोटल रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। तो डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, ठीक है जी। सो एम आर इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1 भी हो सकता है। नाउ रेवेन्यू कर्व्स क्या होते हैं अलग अलग मार्केट्स में, ध्यान देने वाली बात, रेवेन्यू कर्व्स अंडर डिफरेंट मार्केट फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट, दे आर ऑफ वन टाइप इन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट एंड अदर इन इम्परफेक्टली। मतलब अगर परफेक्टली कॉम्पिटेटिव होगी तो इनका कर्व अलग तरीके का होगा, इम्परफेक्ट मार्केट्स होंगी तो कर्व अलग तरीके का दिखेगा। बात करते हैं अभी AR एंड MR कर्व्स अंडर परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट की बात कर रहे हैं। पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब पढ़ा था हमने, जहां पर ह्यूज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है, प्राइस सेम है, फर्म्स आर प्राइस टेकर, ठीक है, और कंज्यूमर को और सेलर को पूरी पूरी नॉलेज है प्रोडक्ट की, नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, नो प्रमोशन कॉस्ट, ये सब बातें हमने इसमें पढ़ी थी। और एक्चुअली में मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, क्लोजली रिलेटेड हो सकती है इससे, पर एग्जैक्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। चलो देखते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इन ब्रीफ प्राइस इज कॉन्स्टेंट एज द गुड्स आर होमोजीनियस। So how AR and MR change when the output is increased and shown in the following table। ये लो जी, टेबल आ गया आपके सामने। तो पहले यहां देख लेते हैं, AR MR के हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये आपको याद रखना है सबसे पहले। तो AR और MR की लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। कैसे होगी, क्यों होगी, देखते हैं। प्राइस सेम है क्योंकि परफेक्ट मार्केट है। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, जब आपने पहला यूनिट बेचा तो 10 × 1 10, जब दूसरा यूनिट बेचा तो 10 × 2 20, तीसरा बेचा तो 30, चौथा बेचा तो 40, पांचवा बेचा तो 50। AR क्या होगा, AR को आप हर बार से डिवाइड करोगे, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 1, तो 10 बाय 1 10, 20 बाय 2 10, तो ये 10 10 10 10 आता रहेगा। और एवरी टाइम इंक्रीज कितने का हो रहा है, 10 से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए MR भी सेम रहेगा। तो रीजन आपके सामने है बच्चों कि MR भी हमेशा सेम रहेगा और AR भी हमेशा सेम ही है, तो दोनों 10 10 10 10 रहेंगे और कांस्टेंट है, तो दोनों की लाइन सीधी और एक ही रहेगी, यानी AR भी वही होगा, MR भी वही होगा। इवन प्राइस की लाइन भी हम इसी को बोलते हैं, और इवन डिमांड कर्व भी हम इसी को बोल देते हैं, AR MR की लाइन को इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है बच्चों, बात समझ आई। तो इस डायग्राम में क्या देखने को मिल रहा है, AR MR के इक्वल है इन द इज पैरेलल टू OX एक्सिस बिकॉज द प्राइस इज कांस्टेंट इन द मार्केट। रीजन बिकॉज प्राइस कांस्टेंट है। अगर प्राइस कहीं पर चेंज हो गया तो इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, फिर ये कर्व पैरेलल नहीं होगा, और वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं हो सकता, दूसरी मार्केट्स में हो सकता है, ठीक है ना। तो चलो इम्परफेक्ट मार्केट की बात करें, देखो प्राइस अब गिर रहा है ना, मेरे को अगर ज्यादा आउटपुट सोल्ड करना है मार्केट में, तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, प्राइस को गिरा रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग मेरा टोटल रेवेन्यू भी वेरिएट कर रहा है, और उसी अकॉर्डिंग मेरा एवरेज और मार्जिनल भी चेंज हो रहा है। अब वैल्यूज चेंज हो गई, पर ध्यान दो ज्यादा कौन सा है, एवरेज रेवेन्यूज की वैल्यू ज्यादा चल रही है एज कंपेयर टू मार्जिनल। ये अगर जब 9 है तो ये 8 है, जब ये 8 हुआ तो ये 6 हो गया, तो यानी जैसे जैसे इसकी वैल्यू भी गिर रही है, इसकी भी गिर रही है, पर MR ऑल टुगेदर इससे कम है। तो अगर मैं डायग्राम आपको यहीं पर ही दिखा दूं, तो इनिशियल पॉइंट सेम है दोनों का, यानी शुरुआत तो दोनों की सेम होगी, फिर दोनों फॉल होंगे, और AR हमेशा ऊपर रहेगा, MR नीचे रहेगा, यही बिहेवियर है, यानी ये AR होगा, ये MR होगा। बात समझ आ गई, आगे भी देखते हैं अभी फिर से, पर ये सिचुएशन समझ आई आपको, किसी भी स्केड्यूल से आपको बिहेवियर समझ आना चाहिए डायग्राम का। तो यही बिहेवियर है, इनिशियल पॉइंट सेम है, फिर दोनों फॉल हो गए, पर इसका फॉलिंग रेट जो है वो कम है, इसका ज़्यादा है, तो यानी इसके नीचे रहेगा, है ना। देखो आगे, ये लो, ये बात करी हमने, इवन नेगेटिव भी जा सकता है MR, ठीक है ना। तो इम्परफेक्ट मार्केट में बोथ MR एंड MR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हियर MR कर्व इज बिलो द AR, प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। P तो हमेशा AR के इक्वल ही रहेगा, यानी जो AR की लाइन है यही हमारी प्राइस की लाइन है, और डिमांड कर्व भी हम इसी को बोल देते हैं, जो AR कर्व है उसी को ही हम डिमांड कर्व भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इन ऑल द मार्केट्स ऑल्सो MR इज हाफ ऑफ AR, ठीक है बच्चों। चलो मीनिंग ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट। ओरिजिनली फ्रॉम कार्ल मैक्स फोकस इज ऑन लेबर वर्सेस कैपिटल। कार्ल मैक्स का जो प्रोविजन था उसके अंदर किस पे फोकस था, लेबर और कैपिटल के ऊपर। इट इंक्लूड्स व्हाट, टेंजिबल्स में मशीन्स, टूल्स, रॉ मटेरियल, लैंड और एनर्जी, ये सब तो आ गया टेंजिबल जिसको आप टच और फील कर सकते हो। फिर आता है इंटेंजिबल, दैट इज नॉलेज, स्किल, डोमेस्टिक लेबर।
ठीक है जी। लेबर इज सेंट्रल, विदाउट लेबर नो प्रोडक्शन। लेबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेंट्रल पार्ट माना गया, लेबर ही नहीं होगा तो काम होगा ही नहीं। लेबर, थ्योरी ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ आउटपुट, लेबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर आया सरप्लस वैल्यू, एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएटेड बाय लेबर बट टेकन बाय ओनर्स इज एक्सप्लॉयटेशन। और अगर प्लूरेटरीज होगा यानी कि एक्सप्लॉयटेड वर्कर्स, तो ये आगे मार्क्स टर्म आ गई अगर एक्सप्लॉयटेड लेबर होता तो। ये टर्म्स है जो आपको अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ध्यान रखने बच्चों, ठीक है जी। ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करें, कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनर्स होते हैं। की फीचर्स में मार्केट ड्रिवन, प्रॉफिट मोटिव, इनइक्वालिटी, वेज लेबर। क्योंकि कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर प्रिवेल करता है तो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्राइवेट, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट मोटिव, राइट। तो मार्केट ड्रिवन होती है, प्रॉफिट मोटिव, इनइक्वालिटी और वेज लेबर होता है। यूएसए और वेस्टर्न यूरोप। सोशलिज्म में होता है हमारा पब्लिक और स्टेट ओनरशिप, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लो इनइक्वालिटी, क्योंकि सोशलिज्म का मतलब क्या है, जहां पर गवर्नमेंट इंटरवेयर करती है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मतलब सोशल वेलफेयर, ठीक है जी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला। मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पर दोनों है, लाइक इंडिया, जहां पर प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। तो कॉम्बिनेशन होता है मार्केट का, लाइक इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ठीक है बच्चों, समझ आया अच्छे से। आगे देखो, मोड ऑफ प्रोडक्शन में मार्क्सिस्ट कंसेप्ट अगर देखें तो स्पेसिफिक वे, मार्क्सिस्ट कंसेप्ट क्या था, स्पेसिफिक वे सोसाइटी ऑर्गेनाइजेज द प्रोडक्शन, इट इंक्लूड्स व्हाट, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर प्लस मींस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में अगर बात करें तो सोशल रिलेशनशिप इन प्रोडक्शन, एग्जांपल एंटीक मोड, ग्रीक एंड रोमन। एडवांस्ड एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड एनिमल यूज, ठीक है जी। ये हमारा इसके अंदर आता है मार्क्सिस्ट कंसेप्ट के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूड्स मॉडर्न टूल्स लाइक कंप्यूटर, ऑफिसेज एंड मशीनरी। एफिशिएंट यूज का मतलब क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी, और दैट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट मींस इंक्रीज इन जीडीपी। रेजिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोअर कॉस्ट एंड हायर वेजेस, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा मींस ऑफ प्रोडक्शन अच्छे होंगे उतने ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ आपका चैप्टर 1 का खात्मा पूरा। चैप्टर 1 इज फिनिश बच्चों। बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, एक एक चीज के। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, डिटेल में समझा होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।